साथ देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर की। कश्मीर में मसरत आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौका यहां पर मसरत आलम द्वारा लगातार पाकिस्तान को बढ़ावा देते हुए पाकिस्तानी नारे लगाने का है और साथ ही साथ तमाम अलगाववादी नेताओं की जो रैली होनी है पुलवामा में, उसको लेकर मसरत आलम की तैयारियां हैं। आपको बता दें, मसरत आलम को गिरफ्तार किया गया है, नजरबंद कर दिया गया है और कहा गया है कि मसरत आलम द्वारा जो गतिविधियां तैयार की जा रही हैं वो कहीं ना कहीं देश हित में नहीं है, ये देशद्रोही नीतियां हैं। और साथ ही साथ जब मसरत आलम को गिरफ्तार किया गया तो मसरत आलम का कहना है कि तमाम प्रदर्शनकारी हुर्रियत नेताओं की रैली को सफल बनाए। जी हाँ, तमाम अलगाववादी नेताओं द्वारा कश्मीर के पुलवामा में एक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर तमाम लोगों से ये आह्वान किया गया है कि वो तमाम लोग यहां पर मौजूद हों और साथ ही साथ भारत विरोधी जो रणनीति तमाम हुर्रियत नेताओं द्वारा तैयार की जा रही है वो उनके पास पहुंचाई जाए। हालांकि जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्र सरकार द्वारा इस रैली का विरोध किया गया है और साफ तौर पर संदेश दे दिया गया कि वो इस तरह की किसी भी रैली को आयोजित नहीं होने देंगे। इसके बाद मसरत आलम द्वारा लगातार जिस तरीके से हुर्रियत नेताओं को समर्थन दिया गया और पाकिस्तानी समर्थन में नारे लगाए गए, उसके बाद अब केंद्र और मुफ्ती सरकार द्वारा इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं नाराजगी दिखाई गई और तमाम हुर्रियत नेताओं को नजरबंद किया गया और साथ ही साथ मसरत आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुफ्ती सरकार का कहना है कि इस तरीके की किसी रैली को वो आयोजित नहीं होने देंगे और साथ ही साथ जिस तरीके की गतिविधियां कश्मीर में तमाम हुर्रियत नेताओं द्वारा चल रही हैं वो देशद्रोह में आती हैं और इस तरह की गतिविधियों पर वो अंकुश लगाकर ही रहेंगे। इसी के तहत अगर हम देखें, मसरत आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, 56 दिनों की लंबी छुट्टी के बाद राहुल गांधी की घर वापसी हो गई है। जी हाँ, राहुल गांधी लंबी छुट्टी के बाद घर वापस आ गए हैं और कामकाज भी संभाल लिया है। राहुल गांधी के तुगलक लेन स्थित निवास में आते ही बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा आतिशबाजी का दौर शुरू हो गया, मानो कि कोई नेता बड़ी ही मुश्किल हालात के बाद जीत फतह करके आया हो। लेकिन यहाँ पर मौका राहुल गांधी की छुट्टी पर जाने के बाद वापसी का था। आपको बता दें, जिस वक्त राहुल गांधी छुट्टी पर गए थे उस समय लगातार तमाम विरोधी पार्टियों द्वारा राहुल गांधी की मौजूदगी और गैर मौजूदगी को लेकर सवाल खड़े किए गए और राहुल गांधी का विरोध भी किया गया। पूरा बजट सत्र निकल गया लेकिन राहुल गांधी वहां पर मौजूद नहीं थे। राहुल गांधी कहां थे ये भी किसी को नहीं पता था और तमाम सवाल जवाब यहां पर उठने लगे थे। सवाल ये भी उठ रहे थे कि क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी में कांग्रेस के नेतृत्व परिवर्तन को लेकर या कांग्रेस की कार्यशैली को लेकर किसी तरह के मतभेद हैं जिसकी वजह से राहुल गांधी नाराज होकर चले गए हैं। लेकिन इन तमाम बातों पर लगातार कांग्रेस द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया। कांग्रेस द्वारा कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, राहुल गांधी सिर्फ छुट्टी पर गए हैं। लेकिन अब जब राहुल गांधी वापस आ गए हैं तो दोबारा से कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस की डूबती नैया को आखिरकार किस तरीके से पार लगाएंगे और साथ ही साथ जिस तरीके से राहुल गांधी के घर के बाहर तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक जश्न मनाया राहुल गांधी की वापसी का, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवालिया निशान उस पर लगता खड़ा होता दिखाई दे रहा है कि आखिरकार राहुल गांधी इतने लंबे समय से तमाम जिम्मेदारियों को छोड़कर उनसे मुक्त होकर आखिरकार कहां थे। ये तमाम सवाल और जवाब यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के समर्थन में हैं और उनका कहना है कि राहुल गांधी वापस आए हैं छुट्टियों के बाद और अब वो कांग्रेस को दोबारा से खड़े करने की कोशिश करेंगे और तमाम मतभेदों को दूर करते हुए, अगर मतभेद है तो उनको दरकिनार करते हुए वो अपनी कार्यशैली पर आगे बढ़ते रहेंगे। और यहाँ पर हम अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, किसानों का मुद्दा हो या फिर कृषि का मुद्दा, लगातार तमाम विरोधी पार्टियों द्वारा केंद्र सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन अब संसदीय मंत्री वेंकैया नायडू का कहना है कि मोदी सरकार कृषि के तमाम हितों की रक्षा करेगी और कृषि उत्पादन करने में जिन लोगों की सबसे ज्यादा भूमिका होती है वो तबका किसान का है, उसका भी ध्यान रखेगी। लगातार भूमि अधिग्रहण के मुद्दे को लेकर तमाम विरोधी पार्टियों को एक मुद्दा मिल गया है रैली करने का। रैली का एक टैगलाइन किसान रैली है और इस पर किसी का कॉपीराइट नहीं है।
कि तमाम पार्टियां किसान रैली का आयोजन करके तमाम किसानों को अपनी ओर लाना चाहते हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से अभी मौसम की मार झेल रहे किसानों के जख्म पर अगर हम बात करें, तमाम दल मरहम तो लगा ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस मरहम के जरिए केंद्र सरकार पर उन्हें निशाना साधने का एक मौका मिल गया है, जिसके लिए तमाम पार्टियां इस वक्त केंद्र सरकार को कोसते हुए और किसानों को अपने पास तमाम मुआवजे परोसते हुए ला रही हैं। लेकिन इस बीच यहाँ पर वेंकैया नायडू कहीं ना कहीं मोदी सरकार के पक्ष में खड़े पूरी तरह से दिखाई दिए हैं। उन्होंने कहा है कि तमाम कृषि और तमाम किसानों के हितों की रक्षा करना मोदी सरकार का संकल्प है और वो इसे पूरा करते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से तमाम राज्यों में किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं, उसके बाद जो मुआवजे में देरी लगी केंद्र सरकार द्वारा, उस पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार घिरी तो दिखाई दी ही, और भूमि अधिग्रहण का जो मुद्दा रहा वो भी कहीं ना कहीं उनके लिए गले की हड्डी बन चुका है। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के शारदा चिटफंड में अब कहीं ना कहीं सीबीआई और भी ज्यादा मजबूती के साथ दिखाई दे रही है। अब उन्होंने, अगर हम देखें, मिथुन चक्रवर्ती को नोटिस जारी किया है। ईडी ने ये नोटिस जारी किया है और इसके साथ ही साथ खबर अभी तय नहीं है कि आखिरकार जो नोटिस जारी किया है या करने वाली है, लेकिन ईडी द्वारा लगातार शारदा चिटफंड के मामले में पश्चिम बंगाल के बड़े बड़े राजनेताओं को नोटिस जारी करके पूछा है कि आखिरकार संपत्ति का ब्यौरा की बात करें या शारदा चिटफंड में आने के बाद जिस तरीके से उनका नाम यहाँ पर आया है, आखिरकार उनकी संलिप्तता यहाँ पर कितनी है। ये तमाम यहाँ पर सवाल और जवाब यहाँ पर खड़े हो रहे हैं पश्चिम बंगाल के तमाम नेताओं के ऊपर। शारदा चिटफंड घोटाले में मिथुन चक्रवर्ती को ईडी नोटिस जारी करेगा, इस तरह की खबरें तो आ रही हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के तमाम अहम सांसद जो हैं और तमाम जो प्रमुख मंत्री हैं या नेता हैं, इन तमाम लोगों के नाम यहाँ पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। और ईडी और सीबीआई द्वारा जिस तरीके से शारदा चिटफंड की जांच की जा रही है, उसके बाद तमाम लोगों के नाम आने में कहीं ना कहीं जो भूमिका नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं प्रमुख होती जा रही है कि आखिरकार इस पूरे मामले पर तृणमूल कांग्रेस के तमाम जो नेताओं के नाम यहाँ पर आ रहे हैं, आखिरकार उनकी संलिप्तता भी हो सकती है। ईडी द्वारा और सीबीआई द्वारा साफ तौर पर कह दिया जा चुका है कि शारदा चिटफंड के मामले में तमाम बड़े नेताओं की कलई खुल सकती है, जिसके बाद कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की राजनीति भी यहाँ पर बदलती दिखाई देगी। ये तमाम वो सवाल और जवाब है जो अपने आप में पश्चिम बंगाल की राजनीति में खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। और न्यूज रूम लाइव में वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। अब हम अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, कर्नाटक के बहुचर्चित आईएएस जीके रवि मामले में अब सीबीआई ने शुरुआती जांच शुरू कर दी है। जी हां, आईएएस जीके रवि का शव उनके घर में फांसी पर झूलता हुआ मिला था और उसके बाद तमाम सवाल जवाब यहां पर खड़े होने लगे थे कि आखिरकार आईएएस जीके रवि की हत्या हुई है या आत्महत्या। हालांकि इससे पहले भूमाफियाओं से लगातार उन्हें धमकियां मिल रही थी, क्योंकि लगातार जो उनके काम थे वो कानून की रखवाली करते हुए तमाम भूमाफियाओं के खिलाफ जा रहे थे। उसके बाद खबर ये भी आई कि कहीं ना कहीं डीके रवि की मृत्यु में
तमाम भूमाफियाओं का हाथ हो सकता है। उसके बाद इस पूरे मामले पर एक खबर और आई जिसमें कहा गया कि ये एक मामला कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग के चलते उन्होंने आत्महत्या की है। तमाम मामलों के बाद कर्नाटक सरकार द्वारा सीबीआई जांच की मांग की गई। हालांकि सीबीआई जांच की बात तो की गई, लेकिन कर्नाटक सरकार द्वारा कहा गया कि सीबीआई द्वारा इस पूरे मामले पर लिखित में दिया जाए कि आखिरकार इस पूरे मामले की जांच जो है वो कब तक पूरी कर ली जाएगी। उसके बाद सीबीआई द्वारा इस पूरे मामले पर कहा गया कि जांच तो शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन कोई समय सीमा लिखकर वो नहीं दे सकते। और उसके बाद अब सीबीआई ने इस पूरे मामले पर जांच शुरू कर दी है। जांच अभी प्रारंभिक है, परत दर परत कई पोलें भी खुल सकती हैं और आखिरकार जो मामला है उसका सच सामने आएगा कि आखिरकार आईएएस डीके रवि की हत्या हुई या आत्महत्या। ये तमाम सवाल और जवाब हैं जिनका जवाब सीबीआई की जांच द्वारा आ सकता है। और बढ़ते अगली खबर की ओर, आपको बता दें महाराष्ट्र की तरफ से लगातार देश में कोई भी राजनीति हो, लेकिन महाराष्ट्र की तरफ से उस पूरे मामले पर बयान जरूर आता है। अब शिवसेना द्वारा कहा गया है कि ये जो तीसरे मोर्चा का जो गठन हो रहा है, जिसमें मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, एचडी देवगौड़ा, ओम प्रकाश चौटाला सरीखे तमाम नेता एकत्र हो रहे हैं। आखिरकार ये क्या होगा इसका और कैसे इसका भरण पोषण होगा, ये तमाम सवाल जवाब यहाँ पर शिवसेना ने खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इसके जो अभिभावक हैं ये ही इस जनता परिवार को कुपोषित कर देंगे। उन्होंने निशाना साधा इस पूरे जनता परिवार के तमाम अहम सदस्यों पर, जिसमें कि मैंने आपको जो नाम बताए, चाहे वो मुलायम सिंह यादव का हो, नीतीश कुमार का हो, लालू प्रसाद यादव का हो, शरद यादव का हो, प्रकाश चौटाला हो या फिर एचडी देवगौड़ा, ये तमाम जो नेता हैं इन्हें शिवसेना द्वारा इस पूरे जनता परिवार का अभिभावक कहा गया है और कहा गया है कि ये अभिभावक ही इस परिवार को कुपोषित कर देंगे। हालांकि जनता परिवार जो तीसरा मोर्चा है, इसके भविष्य को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं कि आखिरकार अगर ये परिवार एकत्र हो गया तो इसका भविष्य क्या होगा। क्या बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री उम्मीदवारी के लिए एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे या फिर एक दूसरे के सामने ही सर झुका देंगे? क्या एचडी देवगौड़ा, मुलायम सिंह यादव, ओम प्रकाश चौटाला की राजनीति भले ही अलग अलग प्रदेशों में हो, लेकिन क्या पार्टी में मुख्य तमगा हासिल करने के लिए इनके बीच किसी तरीके का मनमुटाव नहीं होगा? ये वो सवाल है जो अपने आप में जनता परिवार के भविष्य पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि डूबते को तिनके का सहारा है। बिहार की राजनीति में या उत्तर प्रदेश की राजनीति में या हरियाणा या कर्नाटक में जिस तरीके से तीसरे जो दल हैं, जो उनकी भूमिका है, उस पर कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद तमाम राज्यों की आबो हवा जिस तरीके से पिछले कुछ समय से बदली है, उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं इन तमाम दलों को लगने लगा है कि अगर इतने किसी बड़े दल से टकराना है तो कहीं ना कहीं अपने दल को बड़ा बनाना होगा। तो इस भूमिका को लेकर भले ही तीसरे मोर्चे का गठन हुआ हो, लेकिन इसके भविष्य पर अभी भी सवाल है और शिवसेना द्वारा साफ तौर पर कह दिया गया है कि इसके अभिभावक ही इस पूरे जनता परिवार को कुपोषित कर देंगे। और अब हम अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, कश्मीर में लगातार पाकिस्तानी झंडे फहराने को लेकर पाकिस्तान का दोहरा रवैया यहां पर सामने आया है। पाकिस्तान द्वारा इस पर कहा गया है कि कश्मीरियों द्वारा पाकिस्तान का झंडा फहराना पाकिस्तान के लिए कश्मीरियों का प्रेम हो सकता है। जी हां, पाकिस्तान में लगातार तमाम हुर्रियत और अलगाववादी नेताओं द्वारा जिस तरीके की देशद्रोही राजनीति अपनाई जा रही है, उसका परिणाम अब ये नजर आता है कि कश्मीर में कई लोग और कुछ लोग, एक तबके के लोग यहाँ पर अगर हम देखें तो कश्मीर के भीतर पाकिस्तान का झंडा फहराते नजर आते हैं और पाकिस्तानी विरोधी नारे भी लगाते हैं। इस पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर की मुफ्ती सरकार के कान तो खड़े हो ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार कश्मीर के भीतर जिस तरीके से पाकिस्तानी समर्थन में जो नीतियां उत्पन्न हो रही हैं, उसका परिणाम क्या होगा या उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। इस तमाम सवाल जवाबों के बाद यहाँ पर समझना ये होगा कि आखिरकार पाकिस्तान की तरफ से लगातार जिस तरीके से कश्मीरियों के लिए प्रेम या झूठा प्रेम उसे हम कह सकते हैं, वो आखिरकार जब जब दिखाया जाता है तो कहीं ना कहीं कश्मीर के तमाम हुर्रियत और अलगाववादी नेताओं द्वारा पाकिस्तान का समर्थन करना भी इसकी बड़ी वजह हो सकती है।
लेकिन मुफ्ती सरकार या केंद्र सरकार द्वारा अगर जल्द ही इस पर अंकुश लगाने की कोशिश ना की गई तो स्थिति थोड़ी बदल सकती है। हालांकि आपको जैसा कि हमने पहली खबर में बताया था कि मसर्रत आलम और तमाम हुर्रियत और अलगाववादी नेताओं को तो नजरबंद कर दिया गया है और मसर्रत आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद कहीं ना कहीं अब कश्मीर की राजनीति यहाँ पर थोड़ी सी थमती नजर आती है कि आखिरकार तमाम हुर्रियत और अलगाववादी नेताओं की नीतियों को कैसे रोका जाए। और न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।